अगर आप उन सब क्वेश्चंस को एक बार रिवाइज नहीं करते हो पता चला कि वही क्वेश्चंस वहाँ से दे दिया और आपका छूट गया, तो ऐसा ना हो इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करेंगे, ठीक है, जिस भी वीडियो में। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सदिश राशि है? तो यहाँ पर मैं बात करूँ सदिश किसको बोलते हैं, जिसमें दिशा होता है। और यहाँ पर मैं बात करूँ विवेक, यानी यहाँ पर होता है विस्थापन की दर को क्या कहा जाता है, विस्थापन की दर को वेग कहा जाता है। और विस्थापन हमारा सदिश है तो ये भी हमारा सदिश हो जाएगा। और बाद बाकी का बात करते हैं, जैसे कार्य जैसे किसी भी काम होता है, कोई भी काम, तो काम का कोई दिशा थोड़ा होता है, नहीं होता है। आप ऐसे तो नहीं करते ना, मान लो कोई भी काम करते हो, जैसे पढ़ाई का काम करते हो तो आपको हमेशा पूर्व की दिशा में या पश्चिम की दिशा में बैठ के ही लिखना होगा, पढ़ना होगा, ऐसे तो नहीं होता ना, नहीं होता। इसीलिए ये दिशा में नहीं होता है। ऊर्जा एनर्जी बनती है तो क्या ये इसका दिशा जो है ये कन्फर्म थोड़े होता है। और घनत्व भी इसमें भी दिशा नहीं होता। मतलब हमारा आंसर हो जाएगा वेग जो है ये दिशा है और ये सदिश राशि है इसमें, ठीक है। आगे क्वेश्चन से, यदि किसी वस्तु का विस्थापन 0 है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? अगर विस्थापन 0 है, मतलब कि मान के चले यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ये गया, ठीक है, तो दूरी मान के चले यहाँ 5 किलोमीटर है, फिर आया 5 किलोमीटर, गया 5 किलोमीटर, फिर आया 5 किलोमीटर, विस्थापन 0 हो गया। तो यहाँ पर क्या बोला तब, यहाँ पर बोला कि आप तब बताओ कि दूरी क्या हुआ। तो यहाँ पर ना क्या हो सकता है, 0 अथवा 0 नहीं हो सकता। देखिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर समझ लीजिए, अगर यहाँ से यहाँ 5-5 किलोमीटर है तो आने और जाने में विस्थापन तो 0 हो गया, लेकिन पहले गया 5 और फिर आया 5, तो कुल मिला के 10 किलोमीटर हो गया दूरी। कभी ये हो सकता है या तो विस्थापन ये गया ही नहीं, इस बिंदु से यहाँ तक गया ही नहीं, तभी तो विस्थापन 0 है। तो यहाँ पर 0 मतलब दूरी भी 0 होगा, जब वो गया ही नहीं है तो 0 होगा। इसीलिए यहाँ पर बोला कभी 0 भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो इकाई समय में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल। क्योंकि जैसे यहाँ पर बोला है चाल बराबर इकाई समय में वस्तु की तय की गई दूरी, यानी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, यानी एक ये समय है, समय है, ठीक है, तो चाल हो जाएगा, क्योंकि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। और यही चीज़ हमें बोला है कि इकाई समय में तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? चाल। तो हमारा 1 नंबर आंसर सही होगा। आगे विराम में आने के बाद वस्तु का अंतिम वेग क्या हो जाता है? जब विराम में आ जाता है कोई भी वस्तु, जैसे यहाँ से यहाँ तक आया तो ये रुक जाता है, तो इसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? अंतिम वेग कहाँ, वो जाएगा तब तो उसका अंतिम वेग भी निकलेगा, तो नहीं निकलेगा तो क्या हो जाएगा? 0 आएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया 36 किलोमीटर पर आवर का वेग जो है मीटर पर सेकंड में, यानी इस किलोमीटर को हम किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। तो देखिए 36 किलोमीटर पर आवर जो है इसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो हमें 36 को किससे डिवाइड करना है? 5/18, इससे हमें क्या करना था? गुना करना पड़ता है, और ये हमारा नियम ही है इससे, ठीक है। मीटर पर सेकंड हो जाएगा। 18 का 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 बचा है, 2 और 5 को अगर हम आपस में मल्टीपल करेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो यहाँ पर दिया है तो किसको भरेंगे? 10, यानी इस जगह पर 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे क्वेश्चन से बोला है, कोई कार एक समान रूप से त्वरित होकर 5 सेकंड में 18 किलोमीटर पर आवर से 36 किलोमीटर पर आवर जो है गति कर रही है, तो उसका त्वरण निकालो। और त्वरण का ऐसा मतलब होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हमें इस किलोमीटर का काम नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पर इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो गाइस सबसे पहले हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पर है 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 किलोमीटर पर आवर को 5 किससे डिवाइड किया जाता है? 18 से 18 गया, तो यहाँ पर कितना बचा? 5 मीटर पर सेकंड हो गया, ओके। दूसरी हमें क्या निकालना है? 36 किलोमीटर। अब हम निकालेंगे यहाँ से 36 को 5/18 से करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी 10 मीटर पर सेकंड हो गया। तो गाइज यहाँ से हमें पता चल गया कि समय हमें दिया है, समय 5 सेकंड है, और अंतिम वेग और प्रारंभ वेग का भी हमें मालूम चल गया, तो हमें त्वरण निकालना है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे? प्रारंभिक वेग u मानेंगे कितना? 5, क्योंकि 5 मीटर पर सेकंड निकला था, और अंतिम वेग कितना निकला था? 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और हमें t भी दिया है कितना? 5 सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? त्वरण निकालना है। तो इसका सूत्र हम जानते हैं, अंतिम वेग यानी v = u+8t होता है, ठीक है। u+8 ये फॉर्मूला होता है, क्योंकि गति के प्रथम नियम से। तो अंतिम वेग कितना दिया? 10। तो हम इसको यहाँ लिखते हैं 10 = प्रारंभिक वेग कितना है? 5
प्लस में ए और समय कितना दिया है 5। तो गाइस हमें क्या करना है, यहाँ पर ये 5 को इधर लाएंगे 10 के पास, तो माइनस में 5 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 5 ए, क्योंकि ए का मान तो नहीं दिया। 5 में 5 गया तो कितना बचा हुआ है, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं नीचे। तो अब 10 में 5 गया तो 5 बचा है, और यहाँ हमें ए का मान फाइंड करना है, और यहाँ पर गुना में 5 है तो बराबर के इधर आने से क्या आ जाएगा, डिवाइड में एक 5 आ जाएगा, और 5 से 5 खत्म तो कितना गया है, यानी कितना से डिवाइड चला गया 1 से, तो 1 बचा है। तो त्वरण हमारा कितना हो जाएगा फाइनली 1 मीटर पर सेकेंड, यानी फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है कि प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो यह गति जो है कौन सा है। प्रत्येक क्रिया के समान लेकिन विपरीत प्रतिक्रिया होती है, तो ये कौन सा गति का नियम है, तो ये तीसरे वाले गति का नियम है। आगे बोला है न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो हम जानते हैं न्यूटन जो है ये बल का ऐसा मात्रक होता है, और इसे एन से सूचित करते हैं। आगे है किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है किस पर, वस्तु के गुरुत्व केंद्र पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर, या गुरुत्वीय त्वरण पर, या वस्तु के आकार पर। तो देखिए यहाँ पर वस्तु का जो जड़त्व निर्भर करता है कि वो उसका द्रव्यमान पर, यानी वो कितना भारी है वही उस पर जड़त्व जो है निर्भर होता है, यानी उसके द्रव्यमान पर, सीधी बात समझ लीजिए। आगे 6 किलोमीटर 6 kg, ठीक है, 6 kg द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर पर सेकंड का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमें द्रव्यमान को मास बोलते हैं और एम शॉर्ट से लिखते हैं, और 6 kg दिया है, और यहाँ पर बोला है त्वरण को हम ऐसे सूचित करते हैं, वो दिया है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या निकालना है, बल निकालना है, यानी एफ निकालना है, एफ फॉर फोर्स। तो एफ निकालना है, और एफ का फॉर्मूला हम जानते हैं एम इंटू ए, और एम का मान कितना है 6, और यहाँ पे त्वरण कितना आया है 4, तो कितना हो जाएगा कुल मिला के 6 4 24, दोनों को गुना करेंगे तो 24 न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि हमें बल निकालना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 24 न्यूटन। जब भी इस तरह आपको देगा तो मतलब बल निकालने देगा, तो पहले आप इन दोनों को गुना करिएगा तो अपने आंसर आ जाएगा। बल का ऐसा मतलब न्यूटन है, लेकिन आपको न्यूटन में भी ध्यान देना है। आगे पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का मान क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या नियत रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं यहाँ पर घटता है। क्यों घटता है, जैसे कि मान के चलिए इस ये पत्थर है, आप अगर इसको ऊपर फेंकेंगे कुछ टाइम इतना फास्ट जाएगा, तो आगे जाते 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 वो जो है वो स्लो होते जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा वो पूरी तरह से जाना बंद हो जाएगा, और वो एकदम से यहाँ पे आने के बाद वो एकदम नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरते हैं तो उसका जो मतलब कि आकर्षण बल जो है वो उसकी गति इतना स्पीड हो जाती है, क्योंकि वो नीचे की तरफ गिरता है। अच्छा आप उनको छोड़िए, आपने नहीं ध्यान दिया होगा, आपने कभी ऊंचाई जगह पर चढ़े होंगे, जैसे पहाड़ हो गया या फिर छोटे मोटे शिखर वगैरह हो गया, उसमें चढ़े होंगे। जाने के टाइम तो आप घुटना पकड़ पकड़ के चलेंगे, है ना, और बैठते बैठते चाहिए मतलब इसमें टानेंगे उसमें टानेंगे ऐसे चढ़ते हैं, लेकिन आने के टाइम आपका ब्रेक फेल हो जाता है, और आप ना पत्थर की तरह मतलब बिना ब्रेक का गाड़ी जैसे होता है ना, वैसे आप नीचे दौड़ते हुए आएंगे, आप ना चाहते हुए भी दौड़ेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर जाने के टाइम क्या होता है, जी का मान आपका घट जाता है, और नीचे आने के टाइम आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप ना चाहते हुए भी दौड़कर आएंगे। तो यही सिंपल आप समझ लीजिए, ऊपर जाने के टाइम घटता है और नीचे आने से बढ़ जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन से सार्वत्रिक स्थानांक यानी कि स्थानांक जी यानी ये कैपिटल जी क्या है। तो यहाँ पर बताया है वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या वस्तुओं के द्रव्यमान या दूरी से स्वतंत्र होता है, या मापने की विधि है पर निर्भर करता है, या जी का मान किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है। तो आंसर हो जाएगा जो जी का मान है किन्हीं दो वस्तुओं के लिए नियत रहता है, ये आंसर हो जाएगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन दिया है 70 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार कितना होता है। तो देखिए चंद्रमा पर कोई भी वस्तु का भार जो 1/6 मान के चलते हैं, तो यहाँ पर 70 kg दिया है, तो 70 से इसको डिवाइड करेंगे 2 तिया 6, और यहाँ से अगर करेंगे यहाँ पर 2 तिया 6 और एक ले जाएंगे 2 पंजे 10, यानी कि कितना हो जाएगा 33। और 35 को अगर हम डिवाइड करते चले 3 से, तो 3 एक कम 3, यहाँ से कितना बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ 5 बचा, फिर से 3 एक कम 3, यहाँ कितना बचा है 2, ठीक है 2 बचा है, और 3 से 2 कम पड़ गया, तो यहाँ डेसिमल लगा सकते हैं 10 मतलब ये 20 हो जाएगा, नहीं 2 छक 18, 3 छक 18 हो जाएगा, 2 छक नहीं सॉरी, तो 18 का फिर 2 बचा। फिर इस तरह करके आप आगे बढ़ाते जाएंगे, 6 आपका बड़े मतलब आगे ख़त्म होगा ही नहीं, तो हम आपका आंसर जो यानी हमारा आंसर जो हो जाएगा 11.666। तो आगे आप यहाँ पे इतना लगा सकते हो, इतना न्यूटन हो जाएगा, 11.67 न्यूटन हो जाएगा। बट यहाँ पर आंसर जो है कितना दे दिया है 11 पॉइंट कितना 11, यानी 11 और 4.3, जबकि ये गलती है। ठीक है, ये गलती आपका कितना हो जाएगा 11.67 के लगभग जो है न्यूटन होगा। अगर ये ऑप्शन है तो आप इन्हें
टिक मारेंगे। आगे क्वेश्चन से प्रति एकक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है, तो आंसर हो जाएगा उन्हें दाब कहा जाता है। आगे क्वेश्चन से निम्न में कौन पदार्थ नहीं है, इसमें से पदार्थ नहीं है। देखिए पदार्थ का क्या कंडीशन होता है, पदार्थ का कंडीशन ये होता है कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान होगा, कुछ ना कुछ उसका वजन होगा, ओके, और कुछ ना कुछ वो जगह भी घेरता है, यानी थोड़ा बहुत जगह भी घेरता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ। लेकिन हमें यहाँ पर बोला जो पदार्थ नहीं है। अब बात करते हैं हवा पदार्थ है या नहीं है, क्योंकि मान के चले आपने एक मतलब मान के चले आप वैसे एक गुब्बारे खरीद के लाए, ठीक है, और उसको आपने उसमें हवा नहीं भरे हैं, तो फिलहाल वो उसकी आकृति तो छोटी होंगी, लेकिन आप जब उसको उसमें हवा भरेंगे तो वो आकृति बढ़ जाएगा, उसका वजन भी बढ़ जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, पदार्थ हो जाएगा। दूसरी चीज़ जल भी आपका पदार्थ है, क्योंकि ये पूरे नदी पूरे समुद्र को घेर के रखा है, तो ये तो होगा ही होगा। भोजन भी आपका क्या है, पदार्थ है, क्योंकि वजन भी होता है, जगह भी घेरता है। लेकिन स्नेह यानी कि प्यार या प्रेम कुछ भी बोलिए, तो यहाँ पर क्या है, वो जगह नहीं घेरता है और उसका कुछ द्रव्यमान नहीं होता है, तो ये हमारा पदार्थ नहीं है। फिलहाल तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से गाइस 16 नंबर में बोला पदार्थ की किस अवस्था में अंतर आणविक बल प्रबलतम होती है, यानी सबसे ज़्यादा किस अवस्था में होता है अंतर आणविक बल, मतलब खींचने की क्षमता किसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठोस में, द्रव में, गैस में, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं ठोस में। क्यों, आप लकड़ी, मोटा वाला लकड़ी तोड़ने का प्रयास करिए या पत्थर भी तोड़ने का प्रयास कीजिए, आपका हाथ का हड्डी जो है चूर चूर हो जाएगा, फिर भी टूटेगा नहीं, ठीक है। तो बस इसी को हम लोग कहते हैं अंतर आणविक बल, जो बहुत ज़्यादा ठोस अवस्था में या फिर मतलब बहुत ज़्यादा एक दूसरे से खींच के रहता है, इसको बोलते हैं अंतर आणविक बल। नेक्स्ट है बर्फ का गलनांक कितना होता है, यानी बर्फ जो है, बर्फ तो ठोस अवस्था में होता है ना, मान के चले ऐसे हैं, तो ये गलना कब हो जाता है, मतलब किस ताप पर जो है या फिर किस केल्विन पर ये गलने शुरू करता है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये क्या हो जाता है, मतलब गलने लगता है। वैसे ये माइनस में ना होता है तापमान, तो जैसे 0 डिग्री पर आ जाता है तापमान, 0 डिग्री सेल्सियस पर वो गलने शुरू हो जाता है, और 0 डिग्री सेल्सियस को ही कहा जाता है 273 केल्विन। तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस ना दे करके 273 केल्विन दिया है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि सेम है दोनों। आगे 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम किसके बराबर होता है, तो समझ लीजिए यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस को हमें की में बदलना है, तापक्रम किसके बराबर होता है, तो यहाँ पर देखिए कि हमें डिग्री को सेल्सियस में बदलने के लिए हमें क्या करना होगा, 273 में से 10 को जोड़ देने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 10 और 0 को जोड़ेंगे, 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 ही आएगा, और 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 और इधर 2, यानी 283 केल्विन हो जाएगा 10 डिग्री सेल्सियस, जो किसके बराबर है, 283 केल्विन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है जब वाष्प संघनित होता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर बोला है क्या होगा, जब वाष्प संघनित होता है, वाष्प मतलब धुआं इकट्ठा हो जाता है और बादलों का निर्माण होता है ठंडा की वजह से, तो क्या होता है, या उष्मा अवशोषित करती है, यानी गर्म को अवशोषित करती है, या उष्मा उत्सर्जित करती है, या गर्म प्रदान करती है, या उसका ताप बढ़ता है, यानी उसका वो गर्म हो जाता है, या फिर उसका ताप घट जाता है। तो मैं बता दूं यहाँ पर आंसर, ये ताप जो है घट जाता है। क्यों, अब कभी देखे होंगे जब बहुत ज़्यादा धूप होता है, गर्मी होता है, ठीक है, उसके बाद आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे धीरे धीरे बादल बनने शुरू हो जाता है आसमान में। ऐसा क्यों, जब गर्म हो जाता है तो वाष्प बनकर जो हमारे नदी का, तालाब का पानी जो है वाष्प बनकर उड़ जाता है, जिस वजह से पानी जो कम होने लगता है और ऊपर जाकर वायुमंडल में इतनी ज़्यादा ठंडी हो जाती है, यानी कि उसका ताप जो है धीरे धीरे घट जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है इतना ठंडा हो जाता है जिस वजह से वो बादलों का निर्माण होता है। तो संघनित मतलब बादलों का निर्माण, और वो क्या हो जाता है, उसका ताप यानी गर्म जो है पूरी तरह से घट जाती है, और वो क्या बन जाता है, बादल का निर्माण करता है। आगे क्वेश्चन से द्रव के वाष्पन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है, तो जब पानी, जैसे पानी जो होता है ना, इसको अगर हम गर्म करेंगे तो ये यहाँ से धुआं निकलने लगेगा, तो उसी में से वाष्पन का जो गुप्त ऊष्मा होता है, यानी जो धुआं बनता है उसका गुप्त ऊष्मा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर दिया है आपका 2260 केजी, मतलब केजी केल्विन जूल है, ठीक है, पर केजी हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर 21 नंबर क्वेश्चन दिया है शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है। आगे क्वेश्चन से अमोनिया के एक अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के भार क्या होता है, तो समझ लीजिए
अमोनियम का सूत्र क्या होता है NH3 और अमोनियम का परमाणु द्रव्यमान देखेंगे तो ये 14 होता है और हाइड्रोजन का कितना होता है 1, लेकिन हाइड्रोजन फिलहाल कितना है 3 है। तो यहाँ पर इसका अनुपात देखेंगे यानी कि N/H यानी डिवाइडेड को ही तो अनुपात कहते हैं, तो 14:3 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों कटेगा नहीं, 14/3, तो यही आंसर हो जाएगा यानी 14:3, जो कि 3rd नंबर पर ऑप्शन है। ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया निम्न में कौन सा तत्व द्विपरमाणु है यानी द्विपरमाणु वाला है। आर्गन Ar नहीं है इसमें, फास्फोरस इसमें P4 है, ये भी नहीं चलेगा। सल्फर यहाँ पे S8 भी होता है, लेकिन अगर बात करेंगे ऑक्सीजन जो है ये O2 है, तो इसीलिए हमारा द्विपरमाणुक यही है, क्योंकि O2 में परमाणु संख्या कितनी है 2 है, तो इसीलिए द्विपरमाणुक हो जाएंगे। आगे है ओजोन की परमाणुकता क्या होती है। पहले आपको ओजोन की फॉर्मूला समझना है। ओजोन की फॉर्मूला जो होता है वो O3 होता है और O2 जो होता है ये ऑक्सीजन है और ओनली O हो जाएगा वो ऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पर O3 जो है ये ओजोन की फॉर्मूला है, तो यहाँ पर परमाणु संख्या कितनी है 3 है, तो इसकी परमाणुकता कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है एक परमाणु द्रव्यमान यानी समान होता है। एक परमाणु जो है कितने द्रव्यमान के समान होता है, तो यहाँ कार्बन 12 का 1/12वां भाग होता है, यानी कार्बन 12 का 1/12वां भाग हो जाता है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर सोडियम सल्फाइड का सूत्र बताइए। तो सोडियम सल्फाइड का सूत्र क्या होता है Na2Ca हो जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया है H2O का आणविक द्रव्यमान निकालो। देखो H2O का आणविक द्रव्यमान, पहले H2 का निकालेंगे। आणविक द्रव्यमान कितना, 1 हाइड्रोजन का 1, लेकिन 2 हाइड्रोजन है यहाँ पर, और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। अगर हमें इसका क्या निकालना है आणविक द्रव्यमान निकालना है तो कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे यानी H2 + O, और H2 का मान कितना है 2 + में 16, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 18। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा फाइनली कितना होगा 18। ठीक है, और आगे का क्वेश्चन है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया था, तो स्लाइडेन और एवं स्वान ने। इन्होंने ही कहा था कि हमारे शरीर जो है या कोई भी चीज़ें कोशिकाओं से मिलकर बनी है। और रॉबर्ट हुक जो है इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले कोशिका की खोज की थी और वो भी मरा हुआ, और एंटन वन लीवेनहॉक जो है ये जीवित कोशिका की खोज करी थी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन और स्वान ने मिलकर दिया। आगे क्वेश्चन होगा सबसे छोटा एक कोशिका जीव क्या है। तो सबसे छोटा एक कोशिका जीव है माइकोप्लाज्मा, और मैं बता दूं सबसे बड़ा होगा तो दुनिया का सबसे बड़ा मतलब कोशिका क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा शुतुरमुर्ग का अंडा, और सबसे लंबा न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका हो जाएगा। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है केंद्रक में पाए जाते हैं। केंद्रक में क्या पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा क्रोमोसोम जो है केंद्रक में पाया जाता है। आगे है वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली किससे कहते हैं। तो वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली किसको कहेंगे, कोशिका झिल्ली को ही क्या कहा जाता है, वर्णात्मक प्रागम्य झिल्ली। आगे क्वेश्चन दिया है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धक कितना होता है, यानी कितनी क्षमता को देख सकती है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ये डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 2 लाख x के बराबर जो है देख सकता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन से विष एवं दवाओं के जहरीलेपन को समाप्त करने का कौन सा कोशिकांग सहायक है, यानी अगर विष या दवा के जहरीलेपन को खत्म करने के लिए कौन सा कोशिका जो है मतलब सहायता करता है। तो आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्यी जालिका जो है ये इसको सहायता करती है। आगे क्वेश्चन से कोशिका में क्रोमोसोम कहाँ पाया जाता है, तो बता देंगे कोशिका में क्रोमोसोम केंद्रक में, और केंद्रक में क्या पाया जाता है क्रोमोसोम। तो दोनों में से आपको एक पूछेगा, ये पूछेगा। आगे मृत्युतक की कोशिकाओं के बीच पाया जाता है। तो मृत्युतक की कोशिकाओं के बीच क्या पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा अंतर कोशिकीय स्थान। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से जिलायम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है। तो आंसर हो जाएगा जिलायम और फ्लोएम जो है ये संवाहक उत्तक है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, यानी मूंगफली और बादाम के छिलकों में क्या पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा स्क्लेरेट्स, क्योंकि आपने खाए होंगे। ठीक है, तो उस छिलके के अंदर पाया जाता है, छिलके में पाया जाता है स्क्लेरेट्स। ठीक है, आगे शरीर का बाहरी और भीतरी रक्षक आवरण कौन है। बाहरी और जो भीतरी रक्षक हमें देता है तो वो कौन है, एपिथेलियम उत्तक होता है। ठीक है, और आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बोला कौन सा उत्तक जो पौधों में भोजन का संवहन करता है। तो आंसर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम है जो भोजन को वहाँ यहाँ से वहाँ भेजता है पौधों में। ठीक है, हर जगह। आगे मृत कोशिकाएं पाई जाती है। मृत कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा दृढ़ उत्तक में। ठीक है, और गाइस हमने सेट 5 का जो है पूरा क्वेश्चन हमने कर लिया है। ये कल के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हमने बहुत ही ईजी से जैसे कि आपका न्यूमेरिकल है, मैथ्स वाला क्वेश्चन है, उसको भी हमने अच्छी तरह से समझ कर करा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।